हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम शेयर करने वाले हैं अपना एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम था। आज डेट 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है, जिसका मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एग्ज़ाम देने का, बट मैं ज़बरदस्ती एग्ज़ाम को दे के आया हूँ। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि इस पर एक वीडियो बनाई जा सके रिव्यू की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कल 12 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और आज 13 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम इसमें पड़ गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है रिव्यू के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा या ऐसा कुछ बताऊंगा, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, आप सबको पता होगा कि एसएससी ने नोटिस भी जारी किया है कि एनालिसिस वगैरह आप नहीं कर सकते क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल इन जनरल जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी क्वेश्चंस के अलावा भी, वो सब चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, तो मेनली मैंने इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है कि हम कैसे किस तरह से बात करने वाले हैं, किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेरा एग्जाम था आदर्श परीक्षा केंद्र। आप सबको पता होगा इन्होंने कुछ एसएससी ने कुछ नए सेंटर्स बनाए हैं। एसएससी या जो भी जिसको भी टेंडर दिया है इन्होंने, तो कुछ नए सेंटर्स बने हैं आदर्श नाम से, है ना। तो वो शायद बिल्कुल नया ही सेंटर था। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? नोएडा में है। ठीक है, बट ये सेक्टर 62 वाला नहीं है। आपको पता है कि 62 के आसपास एक शायद एनटीए का भी है। वो शायद वहीं पे आसपास ही है। ठीक है, और एक आपको पता है आईजोन आईओएन करके जो है। ठीक है, तो वहाँ पे ये नहीं है, ये है आपका सेक्टर 80 में, 80 में। ठीक है, अब यहाँ तक डायरेक्ट मेट्रो से आप पहुँच नहीं पाओगे डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो रूट है, जैसे मैं गया था वहाँ पे मैंने चीज़ें देखी, तो आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ कि सारा प्रोसेस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आज की जो बातें होंगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा नया प्रोसेस है, उसमें कुछ चीज़ें नई हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आप एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो भी प्रोसेस रहेगा, उसमें सारी चीज़ें, एक सिंगल चीज़ मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सेक्शन वाइज डिटेल एनालिसिस। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे बच्चे घबराए हुए थे कि मैथ्स में कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा, लेंदी पेपर आ रहा है या फिर कैसा। उस तरह से बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस शेयर नहीं करेंगे, ना ही टॉपिक शेयर करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है पेपर। ठीक है, फिर भी काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। और फोर्थ, जिसके बारे में अभी कुछ बात करना मतलब फ़ायदा भी नहीं है, बट हाँ इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, क्योंकि अभी आप देखोगे जब मैं बातें आपसे शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाला भी इसमें इंक्लूड करना ज़रूरी था पॉइंट। ठीक है, तो बेफिजूल की बकवास के बिना शुरू करेंगे पहले पॉइंट के साथ। ठीक है, बहुत जनरल सा पॉइंट लग रहा होगा, बहुत जनरल से ये चीज़ लग रही होगी आपको, बट मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे, इवन मैं भी सोच रहा था कि यार पता नहीं कहाँ पे ये सेंटर, क्या ही जाना। वैसे भी सीजीएल से आपको सच कहूँ तो मेरा मन भरा हुआ है, क्योंकि देते हमेशा देते हैं, फाइनल सिलेक्शन तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन मिलता दिल्ली नहीं है। मिल जाती हैं तो उधर की चीज़ें स्टेट्स, तो इसलिए मेरा मन भर चुका है सीजीएल से। मेन हमारा जो बैरियर है वो है भाई अपना इंग्लिश। इंग्लिश शुरू से ही गंदी रही और ना पढ़ने का मन करता। ठीक है तो खैर मेरा कोई मन नहीं था इस एग्ज़ाम को देने जाने के लिए, बट सोचा कि दे के आते, चलो यूट्यूब के लिए दे के आते, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कुछ चीज़ें बता पाएंगे, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके। तो इसलिए हमने कहा चलो दे के आते हैं, है ना। तो ये सेंटर जो सेक्टर 80 का था, नया सेंटर था, तो पहली बार गया था आज मैं इस पे। तो काफ़ी सारे बच्चों को मेरी तरह तकलीफ हो रही थी शुरुआत में देख के कि यार कैसे ही जाना है। तो उसमें अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना, तो मैप पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों में बांट के दिखाएगा। ब्लू लाइन से आप सेक्टर 52 तक जाते हो, है ना। जो मेट्रो की ब्लू लाइन होती है, आप सबको पता होगा। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ ये, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मैंने गूगल मैप पे चेक किया तो वो 3 घंटे दिखा रहा था। अब मैं सोच रहा यार 8:30 तो एंट्री बंद है, अगर मेरे को 8 बजे तक पहुँचना है तो 5 बजे निकलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेट्रो वगैरह ही 5:30 6 बजे के आसपास शुरू होती है। बट जब वहाँ पे जाके मतलब रास्ते से पता चला कि जो जैसे अगर गूगल मैप की बात करूँ तो गूगल मैप पे क्या दिखाएगा, ब्लू लाइन से आपको 52 तक 52 पे जाना है, सेक्टर 52। ठीक है, वहाँ से आपको एक्वा लाइन चेंज करनी है। ठीक है, और वहाँ से फिर आपको 81 तक जाना है, और उससे भी 2.5 किलोमीटर दूर है 81।
ये क्या है, सेक्टर 81 तक जाना है आपको एक्वा लाइन, यहाँ से चेंज करके एक्वा लाइन के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि आपको एक्वा लाइन से जाना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ऐसे जाते हो तो एक्वा लाइन के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। फिर एक्वा लाइन में एंट्री करके आपको 81 सेक्टर तक जाना पड़ेगा, वहाँ से भी 2.5 किलोमीटर दूर है। तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या करना डायरेक्ट, जब ब्लू लाइन से आप जाते हो ना, ब्लू लाइन से आप जा रहे हो तो यहाँ से आप 52 तक जाओ, सेक्टर 52 तक जाओगे, वहाँ पे बाहर ही आपको रिक्शा वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे रिक्शा वाले वहाँ पे खड़े हैं, अपने आप खुद से आवाज़ लगा लगा के बार बार आपको बोलेंगे कि 80 वाले, सेक्टर 80 वाले, सेक्टर 80 वाले, वहाँ से ज़्यादा आपको पास पड़ेगा। ठीक है, सेक्टर 52 तक का तो सबको रास्ता पता है ना, सब लोग जाते ही है। आई थिंक जो भी दिल्ली में रहते हैं उसका कभी ना कभी नोएडा सेक्टर 62, आई जोन, ION जो भी है, वहाँ पे तो पड़ा ही पड़ा होगा सेंटर, है ना, तो सब लोग जानते होंगे। तो सेक्टर 52 पर उतर के जैसे ही आप एग्जिट कर रहे होगे ना, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो आपको मिल जाएंगे, ऑटो वाले चिल्लाते हुए। ठीक है, तो वो 40-40 रुपए में, ठीक है, मैंने आपको प्राइस ही बता दिया कि 40-40 रुपए में आपको डायरेक्ट सेंटर के बाहर उतारेंगे। ठीक है, तो आपको एक्वा लाइन वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट आप 52 पे उतरो, बाहर जाओगे तो 40-40 रुपए में आपको सेक्टर 80 एग्जाम सेंटर के जस्ट सामने उतारेगा वो। ठीक है ना, तो आप ऐसे जा सकते हो, इसके लिए तो ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा था वो इवन 2 घंटे से कम में कवर हो गया। ठीक है, मैं शायद निकला था 6 बजे और मैं 8 बजे के आसपास पहुंच गया था, 8 से पहले ही पहुंच गया था। ठीक है, तो गूगल मैप पे देख के घबराना मत, कभी आप चेंज कर दो कि यार क्या ही जाना, टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, आराम से पहुंच जाओगे। सेक्टर 52 से आई थिंक लगभग 20 मिनट का रास्ता है, लगभग 20 मिनट का रास्ता है वहाँ से। ठीक है, ई रिक्शा भी चल रहे हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, सब में 80 तक जा रहे हैं आराम से। ठीक है, तो वहाँ से डायरेक्ट आप बैठ लेना, एक्वा लाइन के चक्कर में मत पड़ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया रूट। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ रह गई हो तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अब मेन चीज़ है भाई प्रोसेस, एंट्री से एग्जिट तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें नई हैं। नई इन द सेंस, अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँच गया, तो पहुँचने के बाद सबसे पहली चीज़ वही सेम चीज़ कि बैग के लिए अंदर मुझे दिख रहा था कि रखा हुआ है, बट फिर भी वो बैग ले जाने नहीं देते अंदर। या तो वो शायद ऐसा करते होंगे, जो लास्ट में पहुंच रहा है 2 मिनट है जिसके पास, उसको बोल दे कि जल्दी आ जाओ, चलो अंदर ही रख देना बैग। अंदर वो रैक 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 होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको आप, ऐसे वो रखे हुए तो हैं, बट वो एंट्री बैग के साथ लेने नहीं देते। बाहर बैग जमा कराने के लिए आपको एक वो मिल जाता है स्टॉल सा, वो भाई 50 रुपये लेगा, बेफिजूल के 50 रुपये यहाँ पे खर्च होंगे आपके, तो वहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैग के लिए अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बैग रखने के बाद आपको वहाँ पे केवल और केवल अपना एक आधार कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, नो फोटो, कोई फोटो अंदर ना तो ज़रूरत है और ना ही वो ले जाने की ज़रूरत है, ना वो पूछ रहे हैं हम। ठीक है, बट एक ये एक प्रथा बन गई है कि भाई फ़ोटो लेके ही जाते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसकी कुछ भी फ़ोटो की, आपको एक आधार कार्ड ले जाना है और एक अपना एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, इनसे आपकी एंट्री हो जाएगी। एडमिट कार्ड बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कलर चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट, तो आप ब्लैक एंड वाइट भी ले जा सकते हो। मैं तो हमेशा ब्लैक एंड वाइट ले जाता हूँ, कलर भाई महंगा निकलता है, कलर कलर वाला नहीं निकलवाता मैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कलर भी ले जा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो भाई इसके साथ आपकी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री के बाद जो भी उसके वो चरण होंगे, ठीक है, बाकी वही सब नॉर्मल चीज़ है कि बेल्ट वगैरह मत ले जाना, हो सके तो अपना स्लीपर में जाना, चप्पल वगैरह पहन के जाना। ठीक है, अब एंट्री के बाद आपको लैब वगैरह मिलेगी, वहाँ पे जाके आपको कराना है वही वेरिफिकेशन, और सॉरी बायोमेट्रिक। ठीक है, वो कराने के बाद आपको सीट मिल जाएगी। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, जब आप सीट पे जाके बैठते थे पहले, क्या होता था TCS में कि वहाँ पे जाओगे तो आपको एक समय होता था, जब एग्ज़ाम से शायद 15 मिनट बचते थे या 20 मिनट बचते थे, तब आपको लॉगिन अलाउड होता था। अब यहाँ पे आप सीट पे बैठते ही सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। भाई जैसे ही आपको सीट अलॉट हो गई, वहाँ पे जाने के बाद आपको PC मिलेगा। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के उसमें ये भी कन्फ्यूज़न है कि लैपटॉप का सुनने में आ रहा है, तो भाई लैपटॉप भी हो सकता है कुछ कुछ सेंटर्स में हो, बट हमारे में तो भाई नया सेंटर बना हुआ था बढ़िया, इसमें कोई इशू नहीं था। बढ़िया PC था, बढ़िया एकदम, माउस कीबोर्ड वगैरह सब अच्छा अच्छा था। इवन चेयर्स भी नई नई रखी हैं वहाँ पे, अभी पन्नी भी नहीं उतरी, उनकी पन्नी चढ़ी हुई है। ठीक है तो PC मिला था वहाँ पे, कंप्यूटर था। तो खैर मैं क्या बोल रहा था अभी आपसे कि जैसे ही आप जाओगे सीट पे बैठोगे तो वहाँ पे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, आपको सबसे पहले करना होगा लॉगिन। ठीक है,
लॉगिन में क्या करना है, वो पासवर्ड जो आप डालेंगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ डलेगी, जैसी आपके एडमिट कार्ड में डली होती है। ठीक है, एडमिट कार्ड में लिखी होती है, जैसे कोई भी मान लो 16/9/2025 है तो ऐसे करके जो भी है 2025 ऐसे आपको डेट डालनी है। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता था, टाइम लगता था कुछ। अब लॉगिन करने के बाद जैसे आप कंफर्म करके आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहीं पे ध्यान रखना है, कॉशन लिख दो कि सावधानी बरतें थोड़ा सा। ठीक है, क्या कि जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉगिन के लिए आपको जाते ही कर लेना है, वहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि आपको थोड़ी देर बाद करना है या फिर वो जब कहेंगे तब करना है। जैसे आप सीट पे बैठोगे पीसी पे, आपके लिए लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, अपना फोटो देख लेना है यहाँ पे साइड में, जो फोटो क्लिक करके प्रेजेंट का फोटो और जो अपलोड किया था वो दोनों फोटो यहाँ पे आ जाएंगे लगे हुए। तो जाते ही आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा और लॉगिन करिए तुरंत। उसके बाद आपको कंफर्म वगैरह करने के लिए आएगा एक आधा स्टेप, वो करिए। बट यहीं पे बीच में आपको एक हैंड राइटिंग वाला जो होता है ना, हैंड रिटन नोट वाला, ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड में लिखना होता है ना हाथों से, अपनी जो रनिंग राइटिंग होती है उसमें। तो जैसे आप लॉगिन करते हो, कंफर्म करके आगे बढ़ते हो, तो ध्यान रखना कि सब चीज़ों को कंफर्म मत करते जाना, आगे पढ़ लेना कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो जैसे ही आप कंफर्म करके लॉगिन करके आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पे लिखने के लिए जो आपको एडमिट कार्ड में अपना लिखना है, हैंड रिटन नोट जो भी होता है वो, तो वो आ जाएगा सामने। तो उस पर आगे मत बढ़ना, पहले उसको लिखना है आपको एडमिट कार्ड में, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, कभी उसको भी क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, हालांकि शायद बैक का भी ऑप्शन शायद था, बट फिर भी आप ध्यान रखना ना, क्यों खामखा बेफिजूल में। तो पहले से ही इन चीज़ों को ध्यान रखना, आप स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ और ये थी कि वो हिंदी में भी लिखा हुआ है आपसे आपके लिए, और वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बट एडमिट कार्ड में इतनी जगह नहीं है कि आप दोनों चीज़ों को दोनों भाषाओं में लिख सको, आपको केवल एक भाषा में लिखना होगा। हालांकि वहाँ पे इन्विजिलेटर वगैरह बताएंगे, अनाउंसमेंट होता रहता है कि आपको किसी एक लैंग्वेज में, जो आपकी खुद की लैंग्वेज है ना, उसमें आपको वो लिखना है, डिक्लेरेशन जो लिखा हुआ है ना सामने, वो लिखना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी एक आध बच्चे थे जो दोनों में ही लिखने लग गए थे, तो ऐसा नहीं करना। केवल एक में, एक भाषा में, जो भी आपकी भाषा है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको लिखना है उसको। ठीक है, सामने वो आपके दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आपको एडमिट कार्ड में, जो आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे ना, वहीं पे नीचे एक स्पेस होगा, वहाँ पे आपको उसको भरना है जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड में उसको फिल करने के बाद उसमें अब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ोगे तो वही सब कंफर्म करने को बोलेगा। जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो फिर वो रुक जाएगा, जैसे ही ये सब लिखने के बाद, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ही आपने क्या किया, नोट लिख लिया, नोट लिखने के बाद आप आगे बढ़िए, कंफर्म करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, एंड में आप पहुंच जाओगे, तो अब टाइम होगा, अब पेपर शुरुआत होने का। जैसे ही पेपर शुरू करने का टाइम हो जाएगा, तो वैसे ही आपका नीचे यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टार्ट एग्ज़ाम। ठीक है, उससे पहले लिखा हुआ नहीं आएगा ये, सिर्फ ऐसी एक आपके सामने डिटेल रहेंगी, यहाँ पे कुछ वो टेक्निकल इशू वाला कुछ लिखा रहेगा कि अगर कुछ टेक्निकल इशू होता है तो घबराए ना, ये सब ऐसे करके लिखा रहेगा। जैसे ही टाइम हो जाएगा ना, तो तुरंत आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्ट एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद भी इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ ये, कि देखो पैटर्न तो वही है। इंटरफेस की बात करूँ तो इंटरफेस वही है, सेम जैसा मॉक टेस्ट में चल रहा है, सेम एज मॉक टेस्ट, है ना। जैसा आप मॉक टेस्ट में देख रहे हो ना इंटरफेस, कि यहाँ पे आपको वो साइड में सेक्शंस दिखेंगे A B C D ऐसे करके, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 25 के 25 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 25 तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क फॉर रिव्यू, 7 नेक्स्ट ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट लिखा होता है ना, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी वहाँ पे ये चीज़ देखी, कि जब आप 25th क्वेश्चन पे हो गए ना, तब यहाँ पे 7 नेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मार्क। ठीक है, मार्क या मार्क फॉर रिव्यू ऐसे कुछ लिखा होगा, जो भी लिखा होगा मार्क फॉर रिव्यू के लिए। तो 25th क्वेश्चन पे आने के बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट नहीं दिखेगा। अब आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में 25th क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पे एकदम क्लिक करोगे, फिर आपको लगेगा अच्छा 25 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ो। बट आपने यहाँ पे किस पे क्लिक कर दिया, वो मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दिया, और आपका जो 25th क्वेश्चन है ना, वो मार्क फॉर रिव्यू हो गया है। ठीक है, अब आपको वो बाद में देखना पड़ेगा और उसको फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो काउंट नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ, कि जब आप 25th क्वेश्चन पे हो हर एक सेक्शन में, तो यहाँ पे केवल आपको आंसर क्लिक करना है, यहाँ पे 7 नेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं होगा 25th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट नहीं करना,
25th क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपने आंसर पिक कर दिया, मान लो ए ऑप्शन आंसर है, तो आपने ए ऑप्शन लगाया, उसके बाद ना तो यहाँ पे 7x का ऑप्शन आएगा ना कुछ आएगा, वो अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मार्क फॉर रिव्यू का, और जल्दीबाजी में आप उसमें मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, और वो मार्क फॉर रिव्यू में चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप 25th क्वेश्चन पे आने के बाद। बाकी आपको पता है यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कि टोटल अटेम्प्ट वगैरह, इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है, इतने अटेम्प्ट कर दिया आपने, इतने मार्क फॉर रिव्यू हैं, इतने भी आपने आंसर नहीं किए हैं, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखोगे इंटरफेस में भी, ये वाली चीज़ 25th नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ठीक है। अब भाई कुछ अगर टेक्निकल चीज़ों की बात करें, टेक्निकल ग्लिच हमारे यहाँ पे तो सेंटर, इवन मेरी लैब की बात कर सकता हूँ, सेंटर की तो नहीं कह सकता, बट हमारे यहाँ पे तो कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला कि किसी का सिस्टम बंद हो गया हो, या किसी की हैंग की प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ माउस काम ना कर रहा हो। ऐसे कोई भी इशू हमारी लैब में या हमारे पूरे उसमें तो नहीं था, फ्लोर पे तो मैंने सुना नहीं, ठीक है। और हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा न्यू सिस्टम था, नए नए कंप्यूटर्स थे, नए लैपटॉप्स, ये सारी नए लैपटॉप कह रहा हूँ, नए माउस वगैरह सब चीज़ें नई थी, ठीक है। इवन भाई इतनी गर्मी में अंदर ठंड लग रही थी, क्योंकि एसी भी फुल चल रहा था बढ़िया करके, ठीक है। तो इसीलिए भाई मैं अपने उसमें तो देखा नहीं कि ये कुछ भी टेक्निकल चीज़ें सुनाई दी हूँ कि भाई माउस नहीं चल रहा या फिर पीसी बंद हो गया, ऐसा कोई भी नहीं था। चीज़ ऐसी कोई भी मतलब इशू वहाँ पे देखने को नहीं मिला, ठीक है, हमारे सेंटर में। इवन मैं कहूँ कि थोड़ा सा अगर 0.1% कहूँ कि बेटर ही था टीसीएस से एक्सपीरियंस, जब टीसीएस के सेंटर्स होते हैं ना, उससे 0.1% और अच्छा ही था एक्सपीरियंस इस सेंटर का, जिस सेंटर पे मेरा एग्ज़ाम था। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ तो मुझे देखने को नहीं मिली। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली तो कहीं पे भी नहीं हो रही होगी। आपको पता है कि काफ़ी जगह काफ़ी सारी जगहों पे एग्ज़ाम कैंसिल भी हो रहा है, और टेक्निकल ग्लिच भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे सेंटर पे तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिली। तो घबराए ना, जिसका भी आदर्श केंद्र पर है वो ज़रूर जाएं, एग्ज़ाम दें अच्छे से, ठीक है। अब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, तो एग्ज़ाम होने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, आप सीधा सामने लिखा रहेगा वो थैंक यू, बस ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ से आपको ना एक चीज़ अच्छी मेरे को जो लगी कि आप जब एग्ज़िट करोगे ना, एग्ज़िट ये ना एक साथ नहीं कराते कि आप एग्ज़िट करोगे तो सबकी पहले आपने देखा होगा जो टीसीएस का था, सेंटर्स वगैरह होते थे, इसमें क्या होता था कि सबकी एक साथ बायोमेट्रिक होगी, है ना, एग्ज़िट वाली सबकी जब तक नहीं हो जाती तब तक वो भेजेंगे नहीं आपको। इसमें ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि जैसे जैसे बायोमेट्रिक होती जा रही थी आपको एग्जिट करते जा रहे थे। इससे क्या होता, बाहर भी उतना भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही थी। जैसे किसी को बैग वगैरह लेना है बाहर जो जमा किया हुआ है या दूसरी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे एग्जिट कर रहे थे तुरंत भाई वो ऑटो में बैठ के सीधा मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ये चीज़ ठीक थी। मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ा 0.1% अच्छा एक्सपीरियंस था, हल्का सा, ठीक है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ कि कुछ सेंटर्स पे बहुत अच्छा है तो कुछ सेंटर पे बहुत बेकार भी हो सकता है। खैर, तो वो एग्जिट साथ के साथ करा रहे थे, ठीक है। एक एक रॉ के बच्चों को उठाया जा रहा था, रॉ मतलब एक एक लाइन के बच्चों को उठा के और एग्जिट करा रहे थे, बायोमेट्रिक करा के एग्जिट करा रहे थे, ठीक है। तो आपको एग्जिट मिल गया वहाँ से। तो ये था पूरा प्रोसेस। बाकी सारी चीज़ें आई थिंक मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी आपके साथ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बस मैं अगेन अगर समराइज़ करूँ तो दो चीज़ों का आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये कि जब आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आगे मत बढ़ते जाना। वहीं दूसरा, लॉगिन करने के जस्ट बाद एक दो स्टेप के बाद आपको वो जो नोट दिखेगा जो आपको एडमिट कार्ड में नोट करना है, तो उसको आप कंटिन्यू मत कर देना, आगे मत बढ़ जाना। उसको लिख के फिर आगे बढ़ना, और इस नोट को आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। वो दोनों में लिखा होगा आपके सामने। पहले क्या होता है, टीसीएस में दोनों भाषाओं में लिखना होता था, बट यहाँ पे केवल आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखना है, एक भाषा में, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब आप 25th क्वेश्चन पे हो तो वहाँ पे साइड में ऊपर कोने में यहाँ लिखा रहता है ना 7 नेक्स्ट, वो आपको नहीं दिखाई देगा 25th क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा होगा मार्क फॉर रिव्यू, तो आप जल्दीबाजी में उसको मार्क करके आगे मत बढ़ जाना, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे आपने जैसे ही ऑप्शन नंबर क्लिक किया होगा ना, जैसे आप ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देंगे तो बस वो सबमिट हो गया 25th नंबर क्वेश्चन। उसके लिए आपको 7 नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, कभी यहाँ पे आप क्लिक कर दो और वो तो सेव ना हो, बल्कि मार्क फॉर रिव्यू पे हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई थिंक पूरा प्रोसेस मैं बस समझा पाया हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, ये वाली सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों को लगती है, जिसके लिए बच्चे रिव्यू देखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। देखो, एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई, नथिंग न्यू, नथिंग सरप्राइजिंग, ना फिर न्यू कह सकता हूँ मैं।
ना कह सकता हूँ कि सरप्राइजिंग था, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं थी। ना तो पेपर में कुछ भी नया मुझे दिखा, ना ही कुछ सरप्राइजिंग दिखा। इवन एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं था। जो आपने सुनी थी ना चीज़ें कि एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ रही हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए और बहुत सारे स्कीवनेस और ये सब स्कीव जो भी था वो सब, अ, गुणांक वगैरह जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो भाई वो सब चीज़ों को इन्होंने सुधारा है। और मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सेम जैसा पैटर्न टीसीएस का था ना, इवन टीसीएस जैसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम। एक भी चीज़ मुझे अलग नहीं दिखी, बस थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हल्का फुल्का शिफ्ट एक आध टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, बट जैसे रीजनिंग में आप कह लो कि जैसे पहले नहीं पूछे जाते थे वो वाले एजम्पशन बेस्ड, अब एक आध दो क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेता है। तो वही सब चीज़ें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का शिफ्ट ऐसा हो सकता है, बट एज सच कुछ भी इसमें नया नहीं था। बेफिजूल में बच्चे घबरा रहे थे। इवन मेरे दोस्त अभी एग्ज़ाम से 2 3 दिन पहले ही वो वाला जो एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे मॉक वगैरह नहीं थे टेक्स्ट बुक वगैरह के, तो इसमें बच्चों के आ रहे हैं 110 112 ऐसे करके 120 के नीचे जा रहे थे। तो बच्चे घबराए हुए थे, यार कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा भाई आप ये समझो बात को कि केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, इवन जो सिलेक्टेड है ना भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर है, कोई कुछ है कोई कुछ है, वो भी 100 से 120 तक जा रहा है उसमें। तो बताओ आप, लेवल जो है एग्जाम का आपके लिए नहीं चेंज होगा, अगर चेंज भी हुआ तो आपके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, तो ये सोच के चलो बाकियों के भी कम ही आएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो बेफिजूल में बच्चे घबरा रहे थे, वो एडिक्विटी के मॉक लगा रहे हैं, पीवाईक्यू को भूल चुके हैं। तो कंप्लीटली मैं कह सकता हूँ कि पीवाईक्यू बेस्ड जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले किए होंगे टीसीएस वाले, वही सेम क्वेश्चंस थे, कुछ भी अलग नहीं था, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ नहीं थी। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस वाइज, सिलेबस कह रहा हूँ सेक्शन वाइज। अगर मैं बात अगेन मैं आपको लिख देता हूँ सावधानी सावधानी क्या डिस्क्लेमर लिख देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। विल बी डिस्कस्ड। आपको पता है मेरी इंग्लिश कैसी है, तो समझ जाना। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, बस मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं जीके जीएस को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है। तो उसमें मेरा 5 से 7 मिनट का टारगेट रहता है कि 5 से 7 मिनट में आप जीके जीएस को अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ो। ठीक है। जीके जीएस अगेन, कुछ लोग कह रहे थे कि एडिक्विटी की जीके जीएस ऐसी है कि बहुत ज़्यादा रैंडम कह सकते हो आप, उल्टी सीधी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप में टीसीएस में कितने पाड़ उखाड़ लेते थे भाई, जीके जीएस में। टीसीएस की भी वैसी होती थी, एकदम रैंडम जीके जीएस। ठीक है। और यही सेम अब आई है, जो जीके जीएस थी ना वो भाई बिल्कुल टीसीएस जैसी फालतू की रैंडम, मतलब फालतू क्या, वही रैंडम चीज़ें थी, और बहुत आसान आसान क्वेश्चंस भी थे, कुछ दो से चार क्वेश्चंस तो ऐसे थे बहुत बेसिक बेसिक से कि आपने कभी कभी यूट्यूब पे स्क्रॉल करते वक्त भी देख लिए होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे बहुत आसान आसान से। ठीक है। अगेन करंट अफेयर जैसी चीज़ें थी, तो वो वही रैंडम, है ना। नहीं पता होंगी आपको भी, मुझे भी, किसी मतलब मेरे को तो कह रहा है करंट अफेयर का कुछ है ही नहीं, काफ़ी रैंडम चीज़ें थी करंट अफेयर की। ठीक है। और जो स्टेटमेंट है ना, काफ़ी चीज़ें आ रही थी ये वाली चीज़ कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड थे क्वेश्चंस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट बना के पूछे गए हैं, जीके जीएस में भी स्टेटमेंट डाल दिया है। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किस टॉपिक से थे ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बट जो क्वेश्चन का तरीका था ना वो ऐसा था कि वो स्टेटमेंट वाइज ना, अभी आपने देखा होगा उसके आंसर की भी आई है इस फेज 13 या जो भी था वो, तो उसमें भी आपने जीके जीएस के देखे होंगे, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जीके जीएस में, तो ऐसे ही अब थे। बट मेरे हिसाब से एज सच उतना नहीं था कि स्टेटमेंट बेस्ड थे तो बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप का हो गया हो। एक एक लाइन की स्टेटमेंट्स थी, उसको आप पढ़ के आराम से सोच समझ के कर सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है। एक आध 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, बस और क्या हो सकता है। ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे जीके जीएस में, बट ऐसा नहीं था कि आप जीके जीएस में फंसे ही रहो, उसे पढ़ने में इतना टाइम चला जाए। सारे क्वेश्चंस नहीं थे स्टेटमेंट बेस्ड। अगर मैं इसमें कहूँ ना, तो देखो 4 से 5 तो बहुत इजी क्वेश्चंस, जिससे हम कह सकते हैं बहुत इजी, आराम से। अब 4 5 ज़्यादा लिख दिए शायद मैंने, 3 से 4 आप कह सकते हो बहुत इजी है। ठीक है। और 25 का 25 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो भाई 8 से 10 तो मेरे को पर्सनली ऐसे लगे कि बस कोई आइडिया नहीं कि क्या ही होगा इसका। ठीक है। उसमें से 8 से 10 आप कह सकते थे कि कहीं ना कहीं जो पढ़े हुए में से आए हैं, है ना, थोड़ा सा अब या हार्ड टाइप के कह सकते हो कि आप
पढ़ी हुई चीज़ें थी बट थोड़ा सा हार्ड था। तो जीके जीएस का कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, जैसा टीसीएस में आता था फालतू की चीज़ें वैसी अब आ रही हैं, कुछ भी चीज़ें नई नहीं हैं। ठीक है, या ऐसा होगा बहुत ज़्यादा और हार्ड हो गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। जितनी भी आपकी चीज़ें हैं पढ़ी हुई वो सारी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। और PYQs, भाई इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, इसको बहुत अच्छे से करो, बिल्कुल अच्छे से करो। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बताता हूँ बार बार हर वीडियो में कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करो। इससे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं इससे। ठीक है, जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है। चलो जीके जीएस की बात हो गई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इंग्लिश को करते हैं, है ना। जीके जीएस को 5 से 7 मिनट में ख़त्म करने के बाद 8 से 10 मिनट का हमारा टारगेट रहता है किसका, इंग्लिश का। इंग्लिश मुझे थोड़ी सी लेंदी लगी, थोड़ी सी लेंदी मेरे को इंग्लिश लगी, और इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट या टफ कह लो, मेरे लिए तो टफ। देखो, मेरे लिए तो एक जैसी रहती है हर पेपर में एग्ज़ाम, हर पेपर में एग्ज़ाम कह रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश मेरे लिए तो सेम ही रहती है। क्योंकि क्योंकि मुझे इजी इंग्लिश में भी कुछ नहीं आता, टफ इंग्लिश में भी कुछ नहीं आता, तो मेरे लिए तो सेम ही रहती है, इसलिए मैं सरप्राइज़ नहीं होता। बट मैंने आसपास दो दो चार बच्चों को भी बात करते हुए सुना, और जो बोला, पर्सनली मेरे को भी लगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उनसे थोड़ा सा लेंदी पेपर था। ठीक है, इवन इसमें क्लोज टेस्ट जैसी चीज़ नहीं थी कि आप कहेंगे क्लोज टेस्ट था, ये सब चीज़ें थी। पैसेज था लंबा काफ़ी, और पैसेज भी अच्छे खासे लेवल का था, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लोज टेस्ट में कंपेरेटिवली कम टाइम लगता है, पैसेज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ टाइम आपका खाएगी। और बाकी ऐसा चीज़ में कुछ भी नया नहीं था अगेन। हाँ, नई चीज़ थोड़ा सा एक क्वेश्चन शायद ऐसा था, मतलब क्वेश्चन नहीं बता सकते, बाकी ऐसे से नहीं, नया कुछ नहीं था इसमें। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो मॉक टेस्ट में भी आई हुई है। ठीक है, मॉक भी दे रहे हो आप प्रॉपर, तो मॉक टेस्ट में पूछी गई हैं वो चीज़ें, अगर थी कुछ एक आध क्वेश्चन में तो पूछी गई हैं। ठीक है, सेम एज इट सेम एज सच इसमें भी कुछ भी नया नहीं देखने को मिला, सेम वही चीज़ें, बट थोड़ा सा पेपर क्या है, लेंदी सा है मेरे लिए। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो थोड़ा सा लेंदी था। अब आप बाकी बच्चों का तो मैं कह नहीं सकता, वहाँ पे भी मैंने दो चार बच्चों को बात करते सुना, तो बच्चे यही कह रहे थे कि इंग्लिश का तो थोड़ा लेंदी है पेपर। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें ये नहीं बता सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ये टॉपिक पूछा गया या ऐसे ऐसे चीज़ें, बट हाँ अच्छा था पेपर इंग्लिश के, अच्छा था मतलब इंग्लिश का सेक्शन। इसके बारे में और बात कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें तो भाई रीजनिंग में अगेन नो चेंज, सेम वही चीज़ें थी। या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिससे ना क्वेश्चन पूछेगा हमारी शिफ्ट में, हो सकता है वो बाद में पूछ ले जाए। ठीक है, बाकी सेम रीजनिंग का लेवल था, मैं कुछ भी इसमें आगे मैं बोलना ही नहीं चाहता। ठीक है, बहुत इजी रीजनिंग थी, आराम से 25 के 25 आराम से कर पाओगे आप, बिल्कुल आराम से। ठीक है, इवन 25 नहीं तो 24 तो आप आराम से कर जाओगे। एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ जो थोड़ा एजम्पशन वाला है, अगर उसमें आप फंसोगे तो फंसोगे, नहीं तो 24 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, कोई भी दिक्कत रीजनिंग में नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, रीजनिंग में बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत रीजनिंग पर नहीं, रीजनिंग में नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैथ्स की बात करें, अगेन यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें, बहुत फोबिया बना हुआ था बच्चों के बीच में कि यार क्या क्या ही पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। एडिक्विटी ने डरा दिया था शुरुआत में। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में उनको ना पता हो इन चीज़ों के बारे में, जो भी चीज़ें हैं। खैर, अब इतने बड़े लेवल पे अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हो तो ये तो ये बहुत, मतलब एक छोटा सा वो हो गया ना बहाना कि पता नहीं था, है ना। तो सिलेबस के मतलब भीतर है कि पूछनी चाहिए चीज़ें। हालांकि यहाँ पे मैथ्स में अगेन नई कोई भी चीज़ें नहीं थी, कोई भी चीज़ें नई नहीं थी। हाँ, एक आध क्वेश्चन वो भी जो कि पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि वो भी नया था, वो भी पढ़े हुए क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो इसमें भी अगर मैं आपकी अपनी बात करूँ तो मैं देखो, मेरा एग्जाम करने का जो तरीका होता है उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं सबसे पहले करता हूँ जीके जीएस, जो मेरा 5 से 7 मिनट का टाइम रहता है कि मैं करता हूँ इसमें। ठीक है, फिर मेरा जो टारगेट रहता है वो इंग्लिश रहती है। इंग्लिश के लिए मैं देता हूँ अपना 8 से 10 मिनट, मेरे को कंप्लीट करना है इसमें। ठीक है, फिर मैं करता हूँ रीजनिंग, जिससे मेरा टारगेट रहता है 10 मिनट का। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में करता हूँ मैथ, जो मेरा टारगेट रहता है 28 से 30 मिनट तक। ठीक है, और आज मेरे पास 30 ही मिनट पूरी थी, 28 28 नहीं 29 मिनट थी शायद, 29 मिनट के आसपास मेरे पास बची बची हुई थी मैथ्स के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पेपर 9 मिनट बचे हुए थे जब कंप्लीट हो चुका था, 9 मिनट पहले मैं कंप्लीट कर चुका था अपना पेपर। ठीक है,
मैथ्स वगैरह मतलब सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट कर चुका था 9 मिनट में। इवन 9 मिनट जब बचे हुए थे तो मेरे शायद 2 क्वेश्चंस मैथ्स में रह रहे थे, जो मैंने कहा थोड़े से कैलकुलेटिव है, बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ, मैथ्स में ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर मैं आपको बता दूं कि शुरू में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कैलकुलेटिव है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको वो नहीं होना, पैनिक नहीं करना कि सारे क्वेश्चन टफ होंगे। शुरू के अगर 1-2 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड से है, हार्ड इन द सेंस कैलकुलेटिव है, तो उसको आप स्किप करिए और आगे बढ़िए, उसको स्किप करके आगे बढ़िए, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ना करें कि वो वाला क्वेश्चन में फंसे रहें और आगे टाइम ही ना बचे फिर आपके पास, फिर इजी इजी क्वेश्चंस भी आप स्किप कर दें, ठीक है। ऐसा ना करें, अगर 1-2 क्वेश्चन लेंदी है तो उसको, लेंदी इन द सेंस कि थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, पहले उन दूसरे क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। ये बाद में आके आप कर सकते हो, टाइम बचेगा। अगर आप आगे इजी वाले क्वेश्चंस जल्दी कर लोगे तो इसके लिए टाइम बच जाएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि मेरा पेपर इवन 9 मिनट पहले ही कंप्लीट हो चुका था, 9 मिनट समथिंग कुछ सेकंड्स बच रहे थे। साइड में आपका टाइम चलता रहेगा यहाँ पे, है ना। तो 9 मिनट मेरे पास बचे हुए थे जब मैंने पेपर ख़त्म किया। तो अब 9 मिनट में फिर मैं इन 2 क्वेश्चन पे था, तो इन ये 2 क्वेश्चन भी अपने 3-4 मिनट में हो गए थे, ऐसे जिसमें था नहीं कुछ भी। फिर भी मैंने बहुत आराम से कैलकुलेशन करी, मैंने कहा बहुत टाइम है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के पेपर बहुत आसान था। ऐसा सच मैथ में भी कुछ नहीं था कि आप कहोगे बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी। ये मैं आसान उस हिसाब से बोल रहा हूँ जिस हिसाब जो लेवल हमेशा रहता है ना पेपर का, वैसे ही लेवल था, कुछ इसमें नई चीज़ें नहीं थी। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी अगर आप फोकस अच्छे से कर रहे हो, तो कुछ भी चीज़ें आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगी, PYQ से बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। नॉट नॉट मतलब ओनली मैथ्स, बल्कि बाकी चीज़ों में भी, सब में वही चीज़ें हैं, जो प्रीवियस ट्रेंड है वही इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें भयभीत नहीं होना है आपको कि भाई पता नहीं नई नई क्या ही चीज़ें पूछता है, एडिक्विटी और जो बच्चों में फोबिया एक बन गया था, डरे हुए थे बच्चे। तो खुश हो जाइए, बिल्कुल भी कुछ। और इवन मैं आपको कह रहा हूँ कि कल जो 12 सितंबर का एग्जाम था ना, एक एक हमारे मित्र का 12 सितंबर को भी एग्जाम था, उसने भी सेम चीज़ें आके मेरे को बोली कि यार पेपर बिल्कुल वैसे ही है। पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी है ही नहीं कि मतलब आप कह सको कि नया कोई टेंडर किसी को मिला है और उसने कुछ ऐसे शरारत कर दी है, और समझ रहे हो बात को। तो एज सच, और जो फेज़ 13 वगैरह का जो भी चीज़ें थी, वो इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिल रही। बहुत तमीज़ से पेपर को बनाया गया। इवन मेरे को ऑप्शंस वगैरह में भी किसी की दिक्कत नहीं लगी कि किसी में ऑप्शन में दिक्कत थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी। नॉर्मल ही चीज़ें थी जैसी पहले हमेशा आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में भी आपको ऐसे एज सच कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। प्रीवियस ईयर, अभी टाइम भी हो ना अगर आपके पास, तो अभी आप PYQ पे ही ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है कि आप एडिक्विटी पे ही लगे रहो, वो जो बहुत सारे टफ 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 मॉक टेस्ट है ना, बेफिजूल की मेहनत उसमें मत करो, पेपर वही आ रहा है जैसा पहले आता था, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, इस पे मेन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों में एक वो बना हुआ था, एक फोबिया सा क्रिएट हो गया, तो जो एडिक्विटी जो भी है ये, ठीक है, इनके जो पैटर्न था ना, इससे बच्चे इतने घबराए हुए थे। इवन ये भी बोल रहे थे कि 100-120 तक कट ऑफ जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि 100-120 तक कट ऑफ जाएगी। बट मेरे हिसाब से अगेन, अब आप लोग, कई लोग इससे सरप्राइज हो सकते हो, बट जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा ना, वो मेरी बात से बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, उसको लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। इसमें भी मेरे को नहीं लगता कोई भी चेंज आएगा। ये बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, नो चेंज। कट ऑफ आपकी अगेन वही सेम एज इट इज़ रहेगी जैसे प्रीवियस ईयर्स में रहती थी, क्योंकि पेपर सच में इजी था। पेपर में एज सच ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पूछ ली हूँ, जैसे एडिक्विटी वाला चीज़ें चल रही थी। इसमें कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं आपको दिखा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो पहले पूछा जा रहा हो, थोड़ा लेंदी लेंदी चीज़ें पूछी जा रही हो। सिलेबस से बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं थी। अभी सिलेबस मतलब सिलेबस के बाहर लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं था। कुछ भी चीज़ें सिलेबस के बाहर नहीं थी, ठीक है। जो पहले पूछी गई थी फेज 13 वगैरह में, स्टेनो वगैरह में, एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, डायरेक्ट बोल देते हैं, हाँ, कि भाई कट ऑफ में मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज होने वाला है। अगेन कट ऑफ 150 के आसपास ही, जैसा आज का एग्ज़ाम का लेवल था उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आज का जो एग्ज़ाम था उसके लेवल के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कट ऑफ मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होने वाली है। हो सकता है 5 से 7 नंबर इधर उधर हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि 150 से बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अगेन, अगर नॉर्मलाइजेशन अफेक्ट ना करे ज़्यादा, नॉर्मलाइजेशन जैसे पहले हो जाता था 15-20 नंबर का, वो चीज़ें ना हो, तो मेरे हिसाब से 140 से 50 के बीच में ही चीज़ें रहने वाली है ना, जो मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर।
ये मैं रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आपका, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आप कह सके कि बहुत टफ थी चीज़ें या बहुत कम जाएंगी। इवन अटेंडेंस, इवन अगर मैं बात करूँ ना अटेंडेंस की, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी लैब में तो लगभग 70% से ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट हैं मेरी लैब में, जो मैं जहाँ मैं बैठा था ना। अब ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हों जहाँ पे 30% हो अटेंडेंस, 40% हो, बट जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम था उसमें स्पेशली जो हमारी लैब थी उसमें भाई अगर हमारी रॉ में 10 बच्चे होंगे ना, तो 10 में से 7-8 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे, 6 से 7 बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अटेंडेंस भी अच्छी खासी मुझे तो देखिए हमारे वाले सेंटर पे तो कम से कम। ठीक है, तो भाई अगर मैं सेफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ तो भाई यहाँ पे मेरे को कोई भी चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज बात, तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, देखो अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ आपको, तो अगेन जैसी हमेशा रहती टीसीएस की गंदी वाली जीके जीएस वैसी थी। तो आप इसमें 8-10 क्वेश्चन आप मान लो कि ठीक होने के चांसेस है, तो मैं कह लेता हूँ आपको कि 16 से 18 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब 16 से 18 मार्क्स, नॉट क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जीके जीएस के बाद अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो मेरा टारगेट ही हमेशा 30 से 35 का रहता है। तो इसमें मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको, कि आप मतलब हायर वो करो, बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो अच्छा स्कोर करेंगे इसमें। बट मेरे हिसाब से ऐसी इंग्लिश थी कि आप 30 से 35 तक आराम से कर जाओगे। ठीक है, ये मैं अगेन बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से थी ऐसी इंग्लिश। बाकी बच्चे इसमें 40+ भी आराम से जा सकते हैं जिनकी अच्छी इंग्लिश है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के बाद आप आएंगे रीजनिंग पे। ठीक है, तो रीजनिंग में आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चंस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चंस, अगर यहाँ लिखूँ तो मैं अगेन 8 से 10 क्वेश्चन कह सकता हूँ इसमें। ये थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बट फिर भी ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो 18 क्वेश्चंस तक आप कर सकते हो, 18-19 क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा लेंदी थी इंग्लिश। 30, मैं इस वाली लोअर साइड पे रहूँगा। ठीक है रीजनिंग में आराम से 23 से 24 क्वेश्चंस करने वाले थे, तो अगेन मैं इसमें कहूँगा कि आप 47-48, 46-48 लिख देता हूँ, हालांकि गलत पे भी हो सकता है। 46 से 48 तक आप इसमें स्कोर कर सकते हो। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन इसमें भी ऐसा कुछ नई चीज़ें नहीं थी, बट हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा पैनिक कर जाओ, तो इसमें भी आप 21 से 22 क्वेश्चंस तो आराम से कर ले जाओगे। हालांकि मैं तो कहूँगा इसमें आप 23-24 भी आराम से कर लोगे, अगर एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा, अगर मान लो थोड़ा सा कैलकुलेशन या कुछ ऐसी नई चीज़ देखने को मिल गई एक आध क्वेश्चन में, तो उसको भी हटा दें, तब भी आप 23-24 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स में, जिसकी मैथ्स अच्छी है। बट फिर भी मैं 21-22 ले रहा हूँ, तो इसमें अगेन मैं कह सकता हूँ कि 44 मार्क्स के आसपास आप कर जाओगे, है ना। अगर मान लो टाइम का भी किसी को इशू रह जाता है तो 42 से 44 मार्क्स तक मैं कह सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो अपर साइड को अगर इसकी जोड़ें तो 8-5 13, 13 और 7 20, और 1 21 और 4 25, 2 3 3 6 4 10, 10 और 4 14। अरे बाबा, अब भी ये 145 तक ही पहुँचा है। और लोअर साइड को अगर आप जोड़ोगे तो 6 6 12 13 14, 1 2 और 3 2 5 4 9 4 13, 134 ये लोअर साइड है, ये 145 अपर साइड है। तो भाई मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 140 तक आपका जाना चाहिए। अब देखो ये मैंने ऐसा लिखा, तो ये यहाँ पे इंग्लिश का आपको लग सकता है, कई बच्चों की इंग्लिश अच्छी होगी तो वो 40 तक भी जाएंगे, तो उसका अपर साइड जो बढ़ सकता है। ठीक है, अगेन रीजनिंग की बात करूँ, मैं यहाँ पे 48 अपर साइड रख रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चे ऐसे भी होंगे, रीजनिंग ऐसी नहीं है कि आप गलत भी कर दो एक आधा क्वेश्चन, इसलिए मिस्टेक के भी चांस नहीं है, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स में मैंने इतना ज़्यादा गैप रखा है, बट यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी वो करेंगे, तो फिर भी आप 140 से 150 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हो ऑन एन एवरेज। मतलब अगर आप ऐसे भी लेके चलो कि नहीं आपको किसी सेक्शन में 100% स्कोर नहीं भी करना है, तब भी आप इस स्कोर तक जा सकते हो। ठीक है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि 140 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं बच्चे, बट कट ऑफ अगर थोड़ा बहुत इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी मान ले तो अगेन वही 140+ और 150 के आसपास, 140 से 150 के बीच में ही। इससे कम में मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस बार कुछ चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अगर बच्चों को लग रहा हो कि ऐसे पेपर टफ आ रहा है या ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, इस भरम से बिल्कुल बहुत जल्दी ही बाहर आ जाना। सब चीज़ें पहले जैसी हैं, सेम यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप देख लेना रिजल्ट आएगा तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट डाल सकता है, कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन, हटा देते हैं इसको। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, अगर वो अनइवन पहले की तरह ना हुआ कि किसी शिफ्ट में 15 मिल रहा है, किसी में 2 मिल रहा है, किसी में माइनस भी कर दे रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 150 से डाउन नहीं जा सकती। ठीक है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि 140 से नीचे चीज़ें रहेंगी। 140 के आसपास तो आपको 100% करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा इतना स्कोर तो आपको। ठीक है,
नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मुझे लगता है कि 140 से 150 के बीच में चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस बार से नहीं बैठना कि 120 130 में काम चलेगा, वो वाला पेपर नहीं आ रहा है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई हैं तो आप कमेंट कर देना भाई, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि रिप्लाई किया जाए आपका। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही ली हैं। और बढ़िया तरीके से पानी वानी की बोतल लेके जाओ, खाना पीना तो क्या ही लेके जाओगे, ख़राब हो जाएगा, गर्मी हो रही है। ठीक है, तो चलो भाई, ये सब था हमारी तरफ से रिव्यू। बाकी आपका भी एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराया जाए तो आप भी बताना कैसा चल रहा है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पहले जैसी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कुछ नई चीज़ें अगर आ रही हैं तो वो भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन मत डिस्कस करना, बट बता देना कि नहीं ऐसा नहीं है, नई चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, मेरे को तो अभी तक लगा नहीं है। बाकी आपके जो भी रिव्यू रहते हैं बिना क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन मत शेयर करना कि इस टॉपिक से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल शेयर मत करना। ठीक है, एसएससी ने नोटिस जारी करके बताया हुआ आपको, तो बेफिजूल की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, आपके ऊपर। तो खैर क्वेश्चन वगैरह शेयर मत करना, बट बता देना कि हाँ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ऐसा ऐसे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।